गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टाइम हम जो डिस्कस कर रहे थे लीनियर अलजेब्रा में बेसिस डायमेंशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और लास्ट में जाके हमने एक ऑर्डर्ड बेसिस और कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर के लिए उसका डिस्कशन किया था। तो उसी लेक्चर को क्या है हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो डायमेंशन थ्योरम है हमारी दो। तो एक कोशेंट वेक्टर स्पेस के ऊपर है और एक डायरेक्ट लीनियर किस्म के ऊपर होती है और उनकी एप्लीकेशंस हैं। यही दो हमारे मेन टास्क है आज। और तीसरा टास्क है कि कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं, वो थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है ना। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि कह रहा है कि वी कोई भी एक क्या है वेक्टर स्पेस हमें गिवन है। ठीक है, वी एक वेक्टर स्पेस गिवन है और W1 W2 उसके सब स्पेस हैं। वो कैसे सब स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशन। W1 W2 डिफाइनिंग एज फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर सब स्पेस। सही है, वेक्टर सब स्पेस ऑफ किसके, वी के ही हमने क्या ले रखे हैं, वेक्टर सब स्पेस ले रखे हैं। ठीक, और साथ में तब हम वेक्टर स्पेस की दो प्रॉपर्टी हमें पता है कि W1 और W2 के ऊपर उनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या बनता है, सब स्पेस बनता है पहली चीज। देन W1 इंटरसेक्शन W2 ये भी क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस ऑफ B। एंड ऑल्सो वी नो दैट द लीनियर सम ऑफ W एंड W2 ये भी क्या बनता है, वेक्टर सब स्पेस ऑफ V। तो इनके ऊपर कोई डाउट हमें नहीं है, ये हम पहले से भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बात, since we are talking about the W1 and W2 they are finite dimension vector space, then their intersection also must holds for finite dimension and their linear sum also must holds for finite dimension, है ना। तब उनके बीच में क्या रिलेशन है, इन सब के बीच में क्या रिलेशन है वो बताया गया है कि अगर हम W1 और W2 के लीनियर सम की डायमेंशन निकालें तो डायमेंशन W1 प्लस W2 तो वो इक्वल आती है डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस ऑफ डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। तो ये रिलेशन क्या है हमारा, होल्ड होता है डायमेंशंस के लिए। तो इसका प्रूफ हम यूजी लेवल पर बहुत अच्छे से करके आते हैं, तो हम उसके प्रूफ में इंटरेस्टेड नहीं है। तो बात आती है कि इनकी एप्लीकेशंस कैसे बनती है ना। तो एप्लीकेशन बनाने से पहले दो तीन छोटे छोटे से ऑब्जर्वेशन हैं, तो उनको और देख लेते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन तो यही है कि अगर हम मैक्सिमम ऑफ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम क्या चीज देखना चाह रहे हैं कि इसकी डायमेंशन हो कितनी सकती है ना, क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। तो W1 और W2 दो तरीके की चीजें हैं, है ना। अगर W1 W2 एक दूसरे से अलग अलग है तो उनका लीनियर सम जो है वो एक्सटेंड करेगा, ना तो वो W1 के बराबर हो सकता है ना ही वो W2 के बराबर हो सकता है। ठीक, तो वो बढ़ेगा, है ना। अगर W1 W2 एक जैसी चीजें हैं तो बिल्कुल W1 में कितनी भी बार W1 जोड़ लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो W1 ही रहेगा, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि डायमेंशन जो है W1 प्लस W2 होगी वो कम से कम कितनी रह सकती है, कम से कम कितनी रह सकती है, क्योंकि एज वी नो दैट ऑन द लीनियर सम डायमेंशन इंक्रीजेस, बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है ना। रिमेन्स सेम कब रहेगी, जब W1 W2 दोनों सेम हो जाएं। तो तो कम से कम कितनी रहेगी फिर, तो इन दोनों की मैक्सिमम जो भी होगी उतनी तो रहेगी एटलीस्ट। तो वो कम से कम इनकी डायमेंशन क्या रहती है फिर, मैक्स ऑफ द डायमेंशन W1 कॉमा डायमेंशन W2, तो वो इनसे कम से कम बड़ी और इक्वल रहेगी। इन दोनों के मैक्सिमम में जो भी होगा कम से कम उतनी रहेगी और किससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये जो प्रॉपर्टी हम निकाल रहे हैं लगा रहे हैं, ये हम सेट थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे कार्डिनलिटी के बेस पर हमने डिस्कस करा था, यहाँ बस
तो इनडायरेक्टली डायमेंशन का मतलब क्या है, उसकी कार्डिनलिटी सेट की, तो सेट की कार्डिनलिटी का ही यूज हो रहा है इनडायरेक्टली, है ना। दूसरी चीज हम डिस्कस करके गए थे यहाँ पर कि डायमेंशन, बस वहां पर हम क्या करते थे, यूनियन डिफाइन करते थे, ए यूनियन बी, यहाँ पर लीनियर सम डिफाइन होता है वही सेंस में, W1 प्लस W2 कभी भी इस चीज को एक्सीड नहीं कर सकती, द मिनिमम ऑफ द व्हाट, मिनिमम ऑफ द डायमेंशन बी, कॉमा डायमेंशन W1 प्लस W2। तो यहां पर क्या है, इंटरसेक्शन मैक्सिमम या मिनिमम के कॉन्सेप्ट का ही यूज है कि कब यूनियन मैक्सिमम बनता है, कब मिनिमम बनता है, तो वही वाले कॉन्सेप्ट हमने सेट थ्योरी के लगा के ये रिजल्ट बना रखे हैं। तो अब बात आती है कि इंटरसेक्शन कितना हो सकता है ना। तीसरी बात कि इंटरसेक्शन क्या हो सकता है, इंटरसेक्शन की डायमेंशन कम से कम कितनी हो सकती है, कम से कम जीरो हो जाएगी जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, W1 W2 के बीच में, है ना। तो वैसे तो ऐसे करके डिफाइन करते हैं, मैक्स ऑफ द, सही है, जीरो कॉमा डायमेंशन v, सही है, डायमेंशन v जब लीनियर सम क्या हो, वेक्टर स्पेस से ऊपर एक्सीड कर रहा है ना, उस फोर्स में, तो W1 प्लस W2, W1 प्लस W2 माइनस डायमेंशन v, ये वाला, तो इनसे कम नहीं हो सकती, किसकी डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन, इससे कम नहीं हो सकती, सही है। और किससे ज्यादा नहीं हो सकती, डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 मिनिमम ऑफ द, मिनिमम ऑफ द डायमेंशन ऑफ W1 एंड W2। ये हमारे चार बेसिक फैक्ट हैं जो डायमेंशन के ऊपर फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, ये चार फैक्ट है। ठीक, तो क्वेश्चन कैसा आता है, कैसे बन सकता है, जो आए हैं प्रीवियस ईयर उनमें भी देख लेते हैं। देखिए, तो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास तीन सब स्पेस हैं और R10 के तीन सब स्पेस ले रखे हैं जिनकी डायमेंशन 9 है लेकिन अलग अलग हैं, लेट या इफ W1 W2 एंड W3, इफ W1 W2 एंड W3 आर distinct nine dimension subspecies of R10 over R, सही है, ये हमें दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि डायमेंशन W1 प्लस W2 जो होगी वो 10 होगी, डायमेंशन W1 प्लस W2 जो होगी वो 10 होगी। दूसरा कह रहा है कि डायमेंशन जो होगी वो W1 इंटरसेक्शन W2 जो होगी वो 8 होगी। तीसरा है कि तीनों का इंटरसेक्शन अगर ले लिया जाए, डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3, तो वो कम से कम 7 या 7 से बड़ी होगी। चौथा ऑप्शन है कि अगर तीनों का इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो वो 6 या 6 से कम आएगी, ऐसा इनका कहना है।
ठीक है, तो ये क्या है, पार्ट सी का क्वेश्चन है ना, पार्ट सी के अकॉर्डिंग पूछा गया है, यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं ना। तो पहले ऑप्शन में हमसे डायमेंशन W1 प्लस W2, तो डायमेंशन थ्योरम के अकॉर्डिंग डायमेंशन W1 प्लस W2 कैसा दिखता होगा, डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2, कुछ कुछ ऐसा दिखता होगा। अब W1 W2 W3 9 डायमेंशन के अलग अलग डिस्टिंक्ट सब स्पेस दे रखे हैं, तो 9 डायमेंशन के कैसे दिखते कैसे होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन हम एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, लेकिन तीनों अलग अलग दिखाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इन 10 में से 9 पोजीशन फिल की जाएंगी, है ना। ठीक, तो आप मान लो ये W1 का स्ट्रक्चर है, ये W2 का स्ट्रक्चर है और ये W3 का स्ट्रक्चर है। 9 डायमेंशन कैसे कैसे दिखा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। अब W2 आप इससे अलग बनाइए, या तो W2 को यहां से स्टार्ट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो लो W1 W2 से अलग हो गया, इसका लास्ट टपल हमेशा जीरो रहेगा, इसका पहला टपल हमेशा जीरो रहेगा। W1 W2 आपस में अलग अलग हो गए, डिस्टिंक्ट हो गए एकदम। और कोई तरीका आप, अब जैसे आपने यहाँ पे ये पोजीशन छोड़ी है, आप इसकी जगह बीच में कहीं छोड़ लो, लेकिन रहेगा तो बीच में से, यानी कि जहां ये पोजीशन फिल है उनमें से एक पोजीशन खाली रहेगी, तभी डिस्टिंक्ट बना सकते हैं, अदरवाइज डिस्टिंक्ट बनेगा ही नहीं। अब W3 जो है वो W1 W2 से अलग होना चाहिए, तो यानी कि ये वाली भी पोजीशन भरी होनी चाहिए और ये वाली पोजीशन भी भरी होनी चाहिए, तो लास्ट वाली भी भरी हुई हो और पहले वाली भी भरी हुई हो। अब बीच में से कोई सी एक खाली छोड़ दो, तो 1 2 3 4 5 6 7, देख लीजिए W1 W3 W1 W2 W3 तीनों ही आपस में 9 डायमेंशन के डिस्टिंक्ट सब स्पेस बन के तैयार हो गए। तो अब आप इनसे देख लो कि भाई W1 प्लस W2 जो बनेगा, तो वो मैक्सिमम डायमेंशन कितनी उठा सकता है, 9 इसकी और 9 इसकी मिलके हो गई 18, लेकिन वो तो 10 से ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि W1 प्लस W2 तो लीनियर सम होता है, वेक्टर सब स्पेस बनेगा वी का ही, उसकी डायमेंशन 18 तो हो नहीं सकती, तो कितनी हो सकती है फिर, ये निकाला जाएगा, है ना। तो यानी कि 9 प्लस 9, अब इन दोनों के इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट कॉमन जा रहे हैं, तो ये कॉमन 2 3 4 5 6 7, तो कितने एलिमेंट, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये सब कॉमन एलिमेंट जाएंगे, तो ये कितने हैं, 8 कॉमन है, तो में से कितना हो गया 10, तो W1 प्लस W2 की डायमेंशन कितनी रहने वाली है 10, तो पहला ऑप्शन हमारा सही। तो इंटरसेक्शन की कितनी हो गई 8, तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया, है ना। अब बात कर रहा है तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है, वो बात कर रहे हैं कि भाई कि हम किस तरीके से तीनों को एक साथ लेकर चलें, तीनों को एक साथ लेने का चलना, तो W1 इंटरसेक्शन W2 कैसा दिखता होगा स्ट्रक्चर वाइज, तो 8 डायमेंशन का रखना है, तो केवल केवल यही पोजीशन आएंगी, तो ये वाली खाली रहेगी, ये भरी हुई रहेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, सही है, तो ये भी खाली रहेगी। ये W1 इंटरसेक्शन W2 का स्ट्रक्चर दिखता होगा। अब इन तीनों इन अब ये अपने आप में सब स्पेस होगा और ये अपने आप में सब स्पेस है ही है ऑलरेडी, तो इनको देखना जरा मिलाना दोनों को, तो इसकी डिमांड है इन दोनों में ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन है, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन है और ये कॉमन है। यहां से क्या देखा है, कम से कम कितना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो आ ही रही है, एटलीस्ट 7 इज कमिंग, तो 7 तो आ ही रही है ना, तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, 7 से कम 7 तो आ ही रही है ना,
तो ये तो गलत हो गया, ये वाला सही। तो अब बात आती है कि चलो भाई आपने तो ये ग्राफिकली देख लिया, ऐसे ही डंडे खींच लिए और बना के काम खत्म कर दिया। चलिए में कितनी आएगी, क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, तो क्या क्या पॉसिबल हो सकती है वो कैसे निकाले, है ना। तो उसके लिए हमारा अपनी थ्योरम जिंदाबाद है, उसी से कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो हम क्या मान के चलेंगे, W1 इंटरसेक्शन W2 को एक सब स्पेस मान लेंगे, सही है, और प्लस W3, ठीक, इज इक्वल टू, तो यहां से कितना पता चला कि ये बनेगा डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन 2 प्लस डायमेंशन W3 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3। तो अब आपके ये जो लीनियर सम बना है, तो इसकी डायमेंशन कम से कम कितनी हो सकती है, ये खुद 8 डायमेंशन का है, 9 डायमेंशन का, और ये कितने डायमेंशन का है, 8। तो कम से कम 9 तो रहेगी रहेगी, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 10। तो या तो इसकी डायमेंशन 9 रहेगी या फिर रहेगी 10, 9 रहेगी या रहेगी 10, सही है। तो इंटरसेक्शन की तो हमने निकाली रखी है कि तुम 8 ही रहने वाली है, सही है, और W3 की पता ही है 9 रहने वाली है, इसकी मान लो x, इसकी मान लो x। तो यहां से पता चल रहा है कि x की वैल्यू या तो 8 रहने वाली है या फिर x की वैल्यू 7 रहने वाली है, तो या तो 8 होगी या 7 होगी। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो सकता है, या तो इसकी डायमेंशन 7 होगी या 8, तो कम से कम तो 7 होगी, इसलिए उसने ग्रेटर देन इक्वल टू लगा के रखा है। अगर वो लिख दा एकदम एग्जैक्टली 7 तो ये गलत हो जाता, ठीक, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमने सही लगाया है, ओके और नॉट ओके, ठीक, आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन हम बाद में भी डिस्कस करते रहेंगे, अभी पहले जो हमारी मेन थ्योरम है, पहले वेक्टर स्पेस की थ्योरी खत्म कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे फिर, है ना। तो आगे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं किसको, कोशेंट स्पेस को डिफाइन करते हैं। कोशेंट स्पेस है ना, ठीक है ना, कोशेंट स्पेस अनुपातिक समूह, है ना, अनुपातिक मतलब अनुपात निकालना पड़ेगा, तो जैसे मॉडर्न अलजेब्रा में आप कोसेट वगैरह बनाते हैं, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट, उसी से मिलता जुलता है ये, उसी की ही फॉर्मुलेशन से बनाया गया है, ठीक। तो जनरली वी डिफाइन इन द मॉडर्न अलजेब्रा कोसेट्स इन ग्रुप थ्योरी, देन here we consider लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट, तो उनके बेस पर लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट को बनाकर हम सब ग्रुप बनाते थे, याद आ रहा है कुछ, तो वही चीज है। तो यहाँ पर लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट्स को थोड़ा सा कंसीडर किया जाता है, देन वी डिफाइन वन रिजल्ट के लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट में जब हम ग्रुप 3 में काम करते हैं, तो अगर कोई भी एलिमेंट सब ग्रुप का आता है तो वो उसके अंदर श्रिंक हो जाता है, अगर वो सब ग्रुप का नहीं होता है तो ऐसी का ऐसी रह जाता है ना। तो प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे पहले हम रिजल्ट देखते हैं, एक क्या रिजल्ट है कि अगर बी ओवर एफ कोई भी वेक्टर स्पेस है, इफ बी ओवर एफ इज वेक्टर स्पेस एंड W is subspace of V and W over F is सबस्पेस ऑफ B, V का ही हमने क्या कंसीडर किया है, सबस्पेस लिया है, देन क्या रिजल्ट है कि अगर
W is also coset of W in V। पहला रिजल्ट है कि W इज ऑल्सो, आप थोड़ा सा बुक में भी जाके इसको डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई आप कोई भी इंडियन ऑथर ले लीजिए, या गिलबर्ट स्ट्रेंज की बुक, या हॉफमैन कुंजे, या फिर फ्रीडवर्क में इसको देख सकते हैं, आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा, है ना। कि W इज ऑल्सो कोसेट्स ऑफ W, कोसेट ऑफ W इन V जनरेटेड बाय, सबसे पहला तो यही है कि जनरेटेड बाय वो जीरो एलिमेंट से जनरेट होगा। अगर डब्लू डब्लू का ही कोसेट में बनना है तो यानी कि वो जीरो एलिमेंट से ही जनरेट करता होगा। दूसरी बात है कि अगर अल्फा डब्लू का मेंबर है, इफ अल्फा इज द मेंबर ऑफ डब्लू, देन उस केस में चाहे आप लेफ्ट कोसेट से बनाइए चाहे राइट से बनाइए, चाहे आप डब्लू प्लस अल्फा लिखिए वो तब भी डब्लू बनेगा, या अल्फा प्लस डब्लू लिखिए वो तब भी डब्लू बन जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, जब वो वेक्टर सब स्पेस बन जाता है डब्लू, तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट आपस में बराबर हो जाते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से ये होल्ड हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है ना। जब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होते हैं तब क्या होता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं ग्रुप थ्योरी की बुक में, है ना। तो यानी कि अल्फा उसी के अंदर श्रिंक हो जाएगा, तो अल्फा कुछ नया रोल प्ले नहीं करेगा यहां, ठीक। तीसरी चीज है, अगर दो वेक्टर किस टाइप के, W प्लस अल्फा बराबर W प्लस बीटा हैं, तो ऐसा तभी होगा इफ एंड ओनली इफ जब अल्फा और बीटा का डिफरेंस जो है वो W में ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक। इतना तो एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन हमने लिए किससे, कोसेट की डेफिनेशन से, ओवर द वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस, कि इतनी चीजें होल्ड होती होंगी यहाँ, है ना। देन वी डिफाइन आवर कोशेंट स्पेस, तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी अब, अगर बी ओवर एफ कोई भी वेक्टर स्पेस है, इफ बी ओवर एफ इज वेक्टर स्पेस एंड W is a subspace of V, and W is subspace of V, then the set of all coset, then the set of all cosets of W in V, सही है, the set of all cosets W in V is denoted by V upon W, और या लोग कुछ लोग ऐसे करके भी लिख देते हैं V upon W, सही है। तो वो डिफाइन करने का तरीका है नोटेशन का, है ना, और कुछ, एंड गिवन बाय W plus alpha such that alpha is the member of B is known as the quotient space, is known as the quotient space of W in V, सही है। तो अब बात आई कि भाई आपने वेक्टर स्पेस तो बना दिया, ऑपरेशन क्या है इसके, एडिशनल मतलब इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या है इनके, किस किन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आपने इसको वेक्टर स्पेस बनाया है, तो आप वो बताइए। तो इनके जो ऑपरेशन विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन, विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशंस, कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, पहला ऑपरेशन है कि अगर आप दो वेक्टर को जोड़ेंगे इनके W प्लस अल्फा एंड W प्लस बीटा फॉर्म के, तो उनके जोड़ने का क्रम होगा W प्लस अल्फा प्लस बीटा, फॉर ऑल अल्फा बीटा आर द मेंबर ऑफ
कहाँ के रहेंगे आपको पता ही है। और दूसरा जो है इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, तो वो किस तरीके से, यानी कि एक्सटर्नल कंपोजिशन, तो इसको तो बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन वेक्टर एडिशन को, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंपोजिशन। ये हमने स्टार्टिंग पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे बनते हैं ना। और दूसरा है कि अगर इन्हीं दो वेक्टर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो वो किस तरीके से की जाएगी, एक तो वो, लेकिन हम अब एक तो लोग क्या है ना, ज्यादातर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या कंफ्यूजन हो जाता है, वेक्टर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेक्टर की मल्टीप्लाई नहीं होती है, वेक्टर की मल्टीप्लाई किसी स्केलर के साथ करते हैं, है ना। तो यहां पर आप कोई एक स्केलर लेकर आएंगे ए डब्ल्यू प्लस एल्फा इस तरीके से, और वो डिफाइन करने का तरीका होगा डब्ल्यू प्लस ए इंटू एल्फा फॉर ऑल ए, जो कहां से आते होंगे, फील्ड से, और एल्फा और ऑल एल्फा जो कहां से आते होंगे, वेक्टर स्पेस से। ठीक, तो ये बात हो गई इसकी कि भाई इन दो ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में ये वेक्टर सब स्पेस बनेगा। ठीक, तो W प्लस, तो यानी कि इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या रहती होगी, 0 प्लस बी अपॉन डब्ल्यू इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, तो उसके बारे में ज्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे, है ना। तो अब जैसे कि आपने अब बात तो कर लिया कि हाँ ठीक है भाई, कि बी अपॉन डब्ल्यू आपका वेक्टर स्पेस बन गया है, वेक्टर सब स्पेस बन गया। तो अब इनकी डायमेंशन की बात करो, डायमेंशन क्या होगी। ठीक, तब यहां पे बोल के चलता है कि अगर V कोई फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, इफ B over F is finite dimension vector space and W is subspace of V, ठीक, then डायमेंशन B अपॉन W जो बराबर होता है डायमेंशन B माइनस डायमेंशन W के इक्वल होती है। ये हमारी थ्योरम कहती है, दूसरी डायमेंशन थ्योरम है। इसके ऊपर एक दो बार क्वेश्चन आ गए हैं फ्रीक्वेंटली, ठीक ना। तो इतनी हमारी थ्योरी किसकी रहती है, अपनी वेक्टर स्पेस की थ्योरी रहती है। अब चलते हैं किसकी तरफ, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस हमारे क्या कहते हैं, है ना। ठीक, तो जैसे एक क्वेश्चन हमें दिया गया है कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द P20R के कुछ सब स्पेस लिए गए हैं और उनकी डायमेंशन पूछी गई है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग सबस्पेसेस ऑफ P20R, what are the dimension of the following subspecies of P20R। तो P20R की डायमेंशन कितनी होती है, n+1, यानी कि PNR की डायमेंशन n+1 होती है, तो उसमें एक जुड़ जाएगी, तो P20R की डायमेंशन कितनी, 21 हो जाएगी, है ना। ठीक, सी क्या क्या सब स्पेस दे रखे हैं, पहला सब स्पेस दे रखा है W1, और W1 को डिफाइन किया गया है, आपने वो पॉलिनोमियल चूज करनी है Px जो P1 P3 P7 P9 एंड इतने पे 0 बनती हो, ठीक है। और दूसरा सब स्पेस दे रखा है W2 Px, आपने वो पॉलिनोमियल चूज करनी है जो P3 P2 P3 P7 P11 P2 P3 P7 और P11 पे 0 बनती हो, साइमल्टेनियसली 0 बनती हो एक साथ। तीसरा W3 W1 इंटरसेक्शन W2, इसकी डायमेंशन क्या होगी। और चौथा पूछा गया है
कि W4 इज इक्वल टू W1 प्लस W2 की कितनी होगी। अगर एक बार W1 और W2 की पता चल जाए अलग अलग सेपरेटली डायमेंशन, तो यहाँ पर डायमेंशन थ्योरम लगा के तीसरे वाले की और चौथे वाले की डायमेंशन आप इजिली निकाल सकते हो। तो मेन टास्क क्या है अपना, तो लोग क्या है यहाँ पे शॉर्टकट ढूंढते हैं। इस क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा गलती होती है। आदमी शॉर्टकट ढूंढ लेता है, वो कहता है कि भाई अच्छा कि एक इक्वल टू, दूसरा इक्वल टू, तीसरा इक्वल टू, चौथा इक्वल टू, चार इक्वल टू है, चार रेस्ट्रिक्शन है, तो आप 21 में से चार घटा के 17 बना दो, कोई बात नहीं, आंसर आपका आ गया। ऐसे यहाँ कहेगा कि एक इक्वल टू दो, तीन और चार, तो यहाँ पे भी कितनी हो गई, चार हो गई, 17 हो गई, तो इसकी भी डायमेंशन 17, इसकी भी 17। इंटरसेक्शन बना लेगा कि भाई तुम्हारा कौन कौन सी कॉमन रिस्ट्रिक्शन है बताओ, तो ये दो कॉमन है, तो एक दो तीन चार पाँच छः, 17 में से 6 घटा देगा, सही है, यानी कि 21 में से 6 घटा लेगा, है ना। तो इंटरसेक्शन की लगा लेगा, और फिर अगली बार उसने क्या करा, हटा दिया, तो उसने क्या कर दिया, एक बार ऐसे करके सब स्पेस बना दिया। आपने वो पोलिनोमियल चूज करनी है जिनका डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव जीरो बनता हो। अब आदमी क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में बस एक ही चीज है कि भाई किसी ने इक्वल टू के साइन गिने कि एक इक्वल टू है तो एक डायमेंशन कम कर दो बस, तो उसने गिनी इसकी 21, 21 में से एक घटा के 20 लगाया है आंसर, जबकि इसकी डायमेंशन कितनी बनेगी, मैक्सिमम 4 हो सकती है, मैक्सिमम 4 हो सकती है, इससे ज्यादा भी नहीं होगी। तो आपको वो पॉलिनोमियल चूज करनी है जो जिनका थर्ड डेरिवेटिव आइडेंटिकली जीरो हो जाए। तो पॉलिनोमियल कितने डिग्री की होगी, एट मोस्ट 2 डिग्री की हो सकती है, तो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, तो डायमेंशन कितनी बनी, 3, इसकी डायमेंशन 3 बनने वाली है। ये गलती होती है, सही है। तो अच्छा, अब लोग समझ गए कि अच्छा ऐसे कर रहे हो कि जितना डेरिवेटिव है उतनी डायमेंशन है। अगली बार उसने क्या कर दिया कि थर्ड डेरिवेटिव लगाया और 4 पे जीरो बना दिया, कि अब बताओ चलो। अब आदमी फिर समझ गया, अच्छा ये तीसरा डेरिवेटिव है, तो 3 ही आएगी डायमेंशन, है। अब इसका डायमेंशन कितना होगा, अब इसका डायमेंशन हो जाएगा 20। अब ये क्या चक्कर है, तो ये शॉर्टकट काम नहीं करते जब तक आपको अपनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं होगी। नो शॉर्टकट वर्क है, तो आपको पेन पेपर वर्क करना ही पड़ेगा। अगर आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं तब तो, यानी कि आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, तब तो आप देखते ही समझ जाओगे कि हाँ क्या किया गया है इसमें, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि W1 की डायमेंशन कैसे निकाली जाए, ये काम कैसे करती है ना। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपने पूरा सब कुछ कर लिया, तो ये चैप्टर ही समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक। देखो करते कैसे हैं इसको, मैंने नोटिस किया है कि बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी ऐसे क्वेश्चनों से बचते हैं। हालांकि कहना नहीं चाहिए, ये गलत चीज है। तो आप जितना टिपिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे उतना जल्दी आप आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती तो हो जाएगा बच्चों के सामने, तो हमारी इंसल्ट होगी, इसमें क्या इंसल्ट होगी, यानी कि बच्चे इससे ये तो सीखेंगे ना कि हाँ क्या गलती कहाँ कहाँ हो सकती है। अब नॉर्मल है भाई, आप ह्यूमन ही तो हैं, तो आपका नेचर तो है ये गलती करना, सही है। भगवान से गलती हो जाती है, राक्षस पैदा कर देते हैं, बना देते हैं, हम तो फिर भी इंसान है, ठीक। तो देखो करते कैसे, तो आपके पास P20R की क्या है, पॉलिनोमियल होनी चाहिए पहले तो आप एक कोई जर्नल PX ले लीजिए, तो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर से लेके कहां तक, a20x की पावर 20, सही है। कुछ ऐसा दिखेगा, तो जर्नल पॉलिनोमियल ऑफ P20R ऐसा ही दिखता होगा। तो इसकी डायमेंशन कितनी है, 21 आर्बिट्री कोफिशिएंट है इसके पास, तो 21 इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी, है ना। तो 21 इसकी डायमेंशन बन गई। तो अब आपको W1 में चूज क्या करना है, ऐसी पॉलिनोमियल जो P1 P3 P7 और P9 इन सब पे जीरो बनती हो। आप P1 निकाल लीजिए, तो P1 बनेगा a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस
अप टू डैश A20 और मिल के 0 बनना चाहिए। ठीक, अगला P3 पे 0 बनना चाहिए, तो वो बनेगा A0 प्लस A1 3, फिर A2 3 स्क्वायर से लेकर A20 3 की पावर 20 और मिलके 0 होना चाहिए, है ना। ऐसा सेटिस्फाई करना चाहिए। P4 निकाल लीजिए, P4 है, P7 है, P7 A0 प्लस A1 7, ठीक, A2 7 स्क्वायर से लेकर A20 7 की पावर 20 और मिलके 0 होना चाहिए। फिर कितना, P9 पे निकाल लीजिए आप, A0 प्लस A1 9 प्लस A2 9 स्क्वायर से लेकर A20 9 की पावर 20 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इस तरीके की, तो यानी कि Px एक ऐसी पॉलिनोमियल है जो इन चार कंडीशन को सेटिस्फाई करती ही हो। तो इनडायरेक्टली आपको इन चार इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और इन चार इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप किसकी मदद लोगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की मदद लोगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की मदद लेने जब जाओगे तो ये जो दिखता होगा स्ट्रक्चर कैसा दिखता होगा, फिर ऐसा दिखता होगा कि भाई 1 1 1 से लेके 1, फिर 3, सॉरी 3 कह रहा हूं, 1 3 3 स्क्वायर से लेके 3 की पावर 20, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, फिर कितना दिखता होगा, 1 7 7 स्क्वायर से लेके 7 की पावर 20, और ऐसे 1 9 9 स्क्वायर से लेके 9 की पावर 20, इस टाइप का हमें स्ट्रक्चर दिखेगा। और उसके ऊपर जो वेरिएबल्स काम करेंगे वो कौन काम करेंगे, A0 A1 A2 A से लेके A20, A0 A1 A2 से लेके कितना, A20, और बराबर कितना चलेगा, एकदम 4 जीरो घूमेंगे। तो ये क्या बन गया, आपके पास एक होमोजीनियस सिस्टम बन गया। ठीक, वी गॉट अ होमोजीनियस सिस्टम फ्रॉम द इक्वेशंस। तो अब आप इसमें से रैंक निकाल लीजिए। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो सकती है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक एकदम साफ दिख रही है कि इसकी रैंक जो होगी, इस मैट्रिक्स की रैंक वो 4 होगी। क्या, क्योंकि आपको यहां एक वंडर मोंटे मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक, जो 4 ऑर्डर की होगी। ठीक है, 4 ऑर्डर तक का आपको वंडरमॉन्टे मैट्रिक्स मिल जाएगा, उसका रैंक 4। तो इस सिस्टम की चारों रैंक कैसी हो गई, चारों रो कैसी हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई आपस में। तो 4 रैंक हो गई, लेकिन कॉलम कितने हैं आपके पास, कॉलम तो 21 है। तो यहां से नल स्पेस ऑफ ए कितना हो गया, नल स्पेस ऑफ ए हो गया 17। ठीक, तो यानी कि नल स्पेस ऑफ ए 17 होने का मतलब क्या है, उतने वेरिएबल फ्री हो गए, जितने वेरिएबल फ्री हो गए उतनी डायमेंशन हो गई। तो यहां से तुरंत पता चल गया कि भाई डायमेंशन W1 जो होगी वो 17 होगी। तो अब यहां से लोगों ने निकाला है कि कितने इक्वल टू, 1 2 3 4 इक्वल टू हैं, और होमोजीनियस कंडीशन है, इसलिए ये 4 रेस्ट्रिक्शन बन रही है। समझ में आया कैसे लॉजिक बनाया गया है ये। ठीक, तो लॉजिक हर जगह काम करे जरूरी नहीं है, ये मैं पहले भी बता चुका था अभी एक एग्जाम्पल से, है ना। ऐसे ही 2 3 7 11 है, तो यहां से डायमेंशन ऑफ W2 कितनी हो गई, वो भी 17 हो गई। अब W1 W2 में कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो W1 प्लस W2 एक दूसरे से डिस्टेंट के ही हैं एक तरीके से, है ना। तब उस केस में आप किसकी डायमेंशन निकालेंगे, W1 प्लस W2। तो आप इसका लीनियर सम का स्ट्रक्चर डिफाइन कैसे होगा नहीं पता हमें, इंटरसेक्शन का तो निकाल सकते हैं, तो पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, लेकिन लीनियर सम का क्या स्ट्रक्चर होगा वो नहीं पता हमें। इंटरसेक्शन में तो क्या है, आपको वो पॉलिनोमियल चूज करनी पड़ेगी जो इसकी भी बात, W1 की भी बात माने और W2 की भी बात माने। तो W1 क्या कहता है कि हम इतने पॉइंटों पे 0 बनेंगे, W2 क्या कहता है हम इतने पॉइंटों पे, तो कितनी कॉमन रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगी, 1 2 3 7 9 11, है ना। तो 1 2 3 7 9 और क्या है, तो ये इन सब की बात मान के चलेगा। इसमें W1 की भी आ गई और W2 की भी आ गई। ठीक, दोनों की बात मान रही है पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो गया, W1 इंटरसेक्शन W2 का
जर्नल स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। तो कितने आपके पास लीनियर कंडीशंस हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लीनियर कंडीशन है। तो डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 कितनी हो गई? 21 माइनस 6 मिलके 15। तो 15 इसकी डायमेंशन होगी इसके इंटरसेक्शन की। बताइए। ठीक है। ठीक है। W2 भी कितनी हो गई? तो W1 की भी 17, W2 की भी 17 और इंटरसेक्शन की आ गई। अब किसकी बात करते हैं? लीनियर सम की, है ना। तो लीनियर सम को निकालने के लिए कितनी निकालनी पड़ेगी? थ्योरम लगा दीजिए। W1 इंटरसेक्शन W2 मिलके कितना? डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। तो ये कितनी निकाल रखी है आपने? इसकी भी 17 है, उसकी भी 17 है। 17 प्लस 17 और माइनस मिलके 15। ठीक, तो आप देख लीजिए 34, 34 में से 15 घटा लीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा। इस तरीके से क्या है, ये क्वेश्चन इस तरीके से की जा रही है। सही है ना। आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा गया है कि एक क्वेश्चन और लेते हैं पहले कि अगेन हमसे कहा गया है कि W एक ऐसा सब स्पेस है P20R का। आप ऐसे मान लीजिए, पांचवा ऑप्शन W5 करके बना लेते हैं। तो हमको फिर से वो PX चूज करनी है। किसकी? P20R की, जिसकी क्या खासियत है कि उसका थर्ड डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का सम मिलकर 0 बनता है। तो आप इसकी डायमेंशन बताइए कितनी बनेगी। तो एकदम अगर देखा जाए तो सिंपल है। तो आप क्या करेंगे, जर्नल पॉलिनोमियल उठाएंगे पी एक्स, उसका थर्ड डेरिवेटिव कीजिए, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, और उन दोनों को जोड़ के 0 के इक्वल रख दीजिए, है ना। यहां से क्या होगा, आप कोई भी जर्नल पी एक्स ले लीजिए, तो वो कैसी दिखती होगी? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3 x की पावर 3 प्लस a4 x की पावर 4 से लेकर कितना, a20 x की पावर 20 तक, ऐसा कुछ हमें दिखती होगी। इसका पहला डेरिवेटिव कर लीजिए। पहला डेरिवेटिव जब करने जाएंगे तो 0 प्लस a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर प्लस 4a4x की पावर 4 4 3 एंड सो ऑन 20a20 x की पावर 20 19, है ना। फ्लो में कहाँ उल्टा उल्टा लिखा जा रहा है। ठीक, सेकंड डेरिवेटिव कर लीजिए।
मैं अभी आपको शॉर्टकट बता दूंगा, शॉर्टकट लॉजिक है वो, बस शॉर्टकट नहीं है ना। आप निकाल लीजिए 0, ये भी 0 हो गया, ये 2a2 बचेगा, ये 6a3x बचेगा, ये 12a4x² बचेगा, ये 20 × 19 a20x⁻18 बचेगा। सही है। आप तीसरा डेरिवेटिव निकाल लो, 0 + 0 + 0 और मिलके कितना हो गया 6a3 + 12 दूनी 24 a4x से लेकर 20 × 19 × 18 820 × x⁻17 ये आया साहब पहला, दूसरा और तीसरा डेरिवेटिव। उनको मिला के दोनों को जोड़ दो, इनको जोड़ो तो p' + p 3 टाइम्स डेरिवेटिव मिलके कितना, टप्पल वाइज जोड़ते जाओ, कोफिशिएंट वाइज। तो a0 तो यहाँ तो गायब ही है दोनों में, यहाँ पे a1 प्रेजेंट है, यहाँ पे 2a2 भी प्रेजेंट है। अब a3 में a3 कॉमन आ जाएगा। सही है। तो इनको जोड़ो पावर वाइज, है ना। तो ये गलत जोड़ दिए हैं, इस तरीके से नहीं जोड़ेंगे, इस तरीके से नहीं जोड़ेंगे। इसमें कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ जुड़ेगा, एक्स वाले एक्स के साथ जुड़ेंगे, मतलब पावर वालों के साथ जोड़ो आप। तो यहां से देखो a1 2a2 6a3 एक साथ आएंगे, a1 + 2a2 + 6a3 एक साथ जुड़ेंगे। फिर x वाले जोड़ो तो 2a2 + 6a3 + 24a4x, इस तरीके से आप जोड़ते चले जाइए। कहीं पे जाके आपको एक जगह तो आपको मिलेगी, अच्छा ये वाली तो लिखनी ही नहीं है, तो ये वाली लाइन गायब हो जाएगी। और तो केवल और केवल इन दोनों को जोड़ना है, तो a1 जुड़ेगा और 6a3 जुड़ेगा। देखिए जल्दी जाओ, जल्दी करने के चक्कर में गलत हो रहा है बार बार। फिर इसके साथ ये जुड़ेगा 2a2 + 24a4x जुड़ेगा। सही है। प्लस फिर x² वाले जुड़ेंगे, फिर x की 3 पावर वाले जुड़ेंगे, फिर 4 पावर वाले जुड़ेंगे। तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 17 भी प्रेजेंट होगी, 18 भी प्रेजेंट होगी, 19 भी प्रेजेंट होगी। तो कहीं x की पावर 17 भी आएगी जो भी कोफिशिएंट आए, x की पावर 18 भी आएगी जो भी कोफिशिएंट आए, और x की पावर 19 भी आएगी। सही है। और ये सब सम मिलके किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब आप देख लीजिए यहां से क्या क्या निकाल सकते हैं। आप गौर करिए बिल्कुल a0 तो पूरी इक्वेशन में से ही गायब है, a0 कहीं भी नहीं दिख रहा है। बाकी ये पूरा समय a1 a2 a3 a4 से लेकर कितना 820 तक का पूरा सम है, जितने भी कोफिशिएंट है आर्बिट्री कोफिशिएंट उन सब सारे प्रेजेंट हैं a0 को छोड़कर, और उन सब का सम 0 के बराबर। तो अब कोई चीज अगर 0 मिल के बन रही है तो 19 डिग्री की पोलिनोमियल है, उसके मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं, 19 हो सकते हैं, है ना, जो कि पॉसिबल ही नहीं होगा यहाँ। ठीक है ना। तो अब भाई px p20r में बिलोंग कर रही है तो इसके पास 19 ही रूट होंगे, नहीं हो सकते ना। तो यहां से जितने भी आर्बिट्री स्केलर होंगे सब 0 हो जाएंगे, ये कहेंगे कि सब 0 बनो एक तरफ से। तो a1 a2 a3 से लेके a20 तक सब 0, तो केवल और केवल बच कौन गया फिर, तो यानी कि इस कंडीशन ने बाकी सारे स्केलर 0 कर दिए। तो यहां से बच रहा है केवल कि px जो जनरेट हो रही है फिर, यानी कि W5 जो जनरेट हो रहा है वो केवल और केवल a0 से ही जनरेट हो रहा है। तो डायमेंशन कितनी होगी W5 की, 1 होगी। अब शॉर्टकट, आप एक ऐसी पॉलिनोमियल चूज कर लो जिसका पहला थर्ड डेरिवेटिव
पहले डेरिवेटिव के नेगेटिव के बराबर हो, ऐसा तो बस कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही है और कोई है ही नहीं, वही निकल कर आई है। तो इस तरीके से देखा जाता है, सही है ना। तो ये अप्रोच रहती है इनके पीछे करने की, ठीक। आगे बढ़ जाए, सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब क्वेश्चन बोलते हैं किस पे, क्वोशंट स्पेस में क्या क्वेश्चन आया था बन के। तो क्वोशंट स्पेस में क्वेश्चन बन के आया था नेट में एक बार कि अगर W क्या है, सब स्पेस है इसका, इफ W is defined by A belongs to M and R such that A का ट्रांसपोज A के बराबर होता है, ठीक है, देन what would be the dimension of M and R over W, कितनी आएगी, ये हमसे पूछा गया है, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें आया था। तो सिंपल, अगर W की बात करी जाए तो W में कलेक्शन किस चीज की है, वो मैट्रिसेस चूज करनी है स्क्वायर ऑर्डर की जिनकी एंट्री रियल नंबर से आती हो और ए ट्रांसपोज इजिकल टू ए को होल्ड करती हो। ए ट्रांसपोज इजिकल टू ए को होल्ड करने का मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कलेक्शन, यानी कि W कंटेनिंग द कलेक्शन ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, और उसकी डायमेंशन हमने कल निकाली थी। तो यहां से पता चल रहा है कि हाँ भाई, कि डायमेंशन W जो होगी वो n+1/2 होगी, ठीक। अब ये क्या है, ये तो फैक्टर ग्रुप जैसा दिख रहा है, M/n B/W जैसा है ना। तो यहां से तुरंत कह सकते हैं कि हाँ, डायमेंशन MnR/W जो होगी वो बराबर होगी डायमेंशन MnR माइनस डायमेंशन W। तो डायमेंशन Mn कितनी होती है, n स्क्वायर निकाली थी कल, n स्क्वायर में लास्ट लेक्चर में है ना, मतलब कल का मतलब लास्ट लेक्चर में, दिस। तो इसको सॉल्व करने पे कितना बचेगा हमारे पास, n(n-1/2)। तो इस तरीके से क्या है, कोशेंट ग्रुप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और आया था नेट में, ये कह रहा है कि अगर कंसीडर द वेक्टर स्पेस, या कंसीडर R²/R/W वेयर W क्या है, W is the linear span of 1, 2, W is the linear span of 1, 2, then which of the following are same element of, then which of the following is R same element of R²/R/W। तो इसका पहला ऑप्शन है, ये नेट का प्रीवियस ईयर ही है, आ चुका है ये पहले भी, 10, 20। दूसरा W इजिकल टू या 15, 30 प्लस W, W प्लस 17, 34। तीसरा W प्लस 11, 11।
और दूसरा है W प्लस 1133 और चौथा ऑप्शन है W प्लस 5,6, 5,7 प्लस W। ये क्वेश्चन आया था नेट में। ठीक है ना? तो इसके बारे में क्या कहना है? अगर ये सेम एलिमेंट होंगे तो सेम स्ट्रक्चर से जनरेट हो जाएंगे। अब स्टार्टिंग कीजिए, हमने जहां से कोशेंट स्पेस डिफाइन किया था वहीं पे चलते हैं वापस। तो शुरुआत में ही लिखा था आंसर कि अगर वी वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू सब स्पेस है, अगर दो एलिमेंट बराबर हैं, सेम एलिमेंट है, तो अल्फा माइनस बीटा क्या होना चाहिए? डब्ल्यू में बिलोंग करना चाहिए, है ना? तो अल्फा माइनस बीटा डब्ल्यू में बिलोंग करना चाहिए। तो अल्फा माइनस बीटा, तो डब्ल्यू में बिलोंग करने का मतलब क्या है? यानी कि वो अल्फा टाइम्स ऑफ 1,2 होना चाहिए, यानी कि उनका डिफरेंस अल्फा टाइम्स ऑफ 1,2 हो। तो इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस क्या है? यहाँ तो W का मतलब क्या है? आप इसको 0 प्लस W लिख लीजिए, क्या दिक्कत है? ये W प्लस 0, क्योंकि वेक्टर सब स्पेस है तो लेफ्ट को सेट और राइट को सेट आपस में बराबर होंगे, तो ये इसके साथ कम्यूट मार के इधर आ जाएगा, है ना? तो इनका डिफरेंस तो 10-20 का डिफरेंस 0-0 से करेंगे, 10-20 ही आएगा, उसमें से 10 कॉमन ले लीजिए, 1,2 का मल्टीपल 17-34, ये भी 1,2 का मल्टीपल है, ये भी 1,2 का मल्टीपल है, उनका डिफरेंस भी 1,2 का मल्टीपल, ये 1,2 का मल्टीपल है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी 1,2 का मल्टीपल नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, है ना? 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 6 गया 1, तो 1,2 का तो मल्टीपल है ही नहीं। 11 में से 11 गए 0 और 11 में से 33 गए 22, ये भी नहीं है। तो पहला और दूसरा इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। सही है? तो इस तरीके से क्या है हमारा, ये कोशेंट स्पेस के क्वेश्चन आए हुए हैं नेट के अंदर। ठीक, तो इसी के साथ क्या है, अपना वेक्टर स्पेस का काम तो पूरा खत्म हो गया। ठीक, वेक्टर स्पेस इसी के साथ खत्म होता है। और अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनाते हैं, कैसे वर्केबल होती है, कौन कौन से उसके टाइप होते हैं, कौन कौन सी इसमें थ्योरम है, रैंक नलिटी थ्योरम कैसे काम करती है ना? फिर प्रोजेक्शन मैपिंग कैसे काम करती है, रोटेशन मैप क्या क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है। ठीक, और उनके रियल लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, जैसे एक कॉम्प्लेक्स में भी बताया था हमने, कॉम्प्लेक्स लाइव क्लास में स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन इज द प्रॉपर एग्जांपल इसका जो हमने बताया था। 2D को 3D और 3D को 2D में ले जाने का तरीका होता है। ठीक, फिर लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब चीजें हैं। फिर उसके बाद हम इस सब को खत्म करते हुए डुअल की तरफ जाएंगे, लीनियर फंक्शनल की तरफ, है ना? ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।